हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान का विकास। तो भारतीय संविधान का विकास जो टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में पहले अपन डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद भारतीय संविधान के विकास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो को फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो भारत के संविधान का जो विकास हुआ था, इसके जो चरण हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है वो क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको वारेन हेस्टिंग्स ने पारित किया था। इस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे किसने पारित किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। फिर है भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत शासन अधिनियम 1858 क्या था? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह प्रभावित किया था। तो 1857 की जो क्रांति थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को बुरी तरह प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत शासन अधिनियम 1858 पारित करना पड़ा। तो 1857 की क्रांति के कारण जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया। इस अधिनियम से भारतीय शासन था वो सीधे सम्राट के नियंत्रण में आ गया था। सम्राट की शक्तियों का उपयोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द्वारा 15 सदस्यीय भारत परिषद की सहायता से किया जाने लगा। और सम्राट की जो शक्ति थी उनका उपयोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द्वारा 15 सदस्यीय भारत परिषद की सहायता से किया जाने लगा। इस अधिनियम में भारतीय जनता को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया था। तो 1858 का जो अधिनियम था उसमें भारत की जनता को कोई महत्व नहीं दिया गया था। आगे भारत परिषद अधिनियम 1909। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 क्या था? मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड मिंटो। 1905 में कर्जन के स्थान पर जॉन मार्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए और जॉन मार्ले थे वो भारत के सेक्रेटरी बनाए गए थे। अधिनियम 1909 की विशेषताएं: प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो गई। केंद्र में सरकारी और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। जो 1909 का अधिनियम था उसमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। कब? 1909 में। अब है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 क्या था? इसे मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड प्रतिवेदन भारत में संविधानवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना है। 1919 के अधिनियम को भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रतिनिध्यात्मक शासन के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस अधिनियम ने देश में संसदीय शासन के फलस्वरूप यथार्थ और वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना सॉरी
उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। 1919 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम की विशेषताएं, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन या द्वैध शासन लगाया गया था। प्रांतीय कार्यपालिका को दो भागों में विभाजित किया गया। प्रांतों की जो कार्यपालिका थी उसको दो भागों में विभाजित किया गया, गवर्नर एवं उसके सभासद। प्रांतों में गवर्नर एवं उसके सभासदों को प्रांतीय सूची के कुल 51 विषयों में से 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो प्रांतों को 51 विषयों में से 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इन आरक्षित विषयों में पुलिस है, जेल है, न्याय है, वित्त है, भू राजस्व है, सिंचाई है आदि थे। गवर्नर एवं उसके मंत्री, प्रांतीय प्रशासन के दूसरे 22 विषयों को हस्तांतरित विषय का नाम दिया गया। मंत्री इन विषयों के प्रशासन के लिए विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इन विषयों में कृषि है, शिक्षा है, स्थानीय स्वशासन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि शामिल थे। तो अधिनियम 1919 की विशेषता ये थी कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन व द्वैध शासन लगाया गया तथा प्रांतीय कार्यपालिका थी उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक गवर्नर और दूसरे उसके सभासद। गवर्नर थे, उनको प्रांतीय सूची के 51 विषयों में से 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जबकि जो सभासद यानी उसके मंत्री थे उनको 22 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। आगे है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था, उसके प्रमुख बिंदु हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। किसकी? अखिल भारतीय संघ की, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था। इसने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। तो 1935 के अधिनियम में इन विषयों पर बंटवारा हुआ था, यानी जो सूची बनाई गई थी, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सूचियां भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बनाई गई थी। और संघीय सूची थी उसमें 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, जबकि समवर्ती सूची में 36 विषय थे। तो इस प्रकार तीनों सूचियों का बंटवारा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। आगे है अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई, जिसके माध्यम से वायसराय उन विषयों पर निर्णय ले सकता था जो किसी भी सूची में नहीं थे। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इस संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो 1935 के अधिनियम के तहत जो व्यवस्था लागू की गई थी वह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं, क्योंकि जो देशी रियासतें थी, भारत रियासतों में बटा हुआ था, वे रियासतें कभी भी संघ में शामिल नहीं हुई थी, यानी उन्होंने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी। जो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी वो 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दी गई तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से शासन का अधिकार दिया गया था, यानी प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और केंद्र में जो शासन व्यवस्था थी वो शुरू की गई थी। आगे क्रिप्स मिशन 1942। तो क्रिप्स मिशन ने भारत के लिए सर्वप्रथम संवैधानिक सभा का विचार रखा था। तो भारत में संविधान निर्माण के लिए जो संवैधानिक सभा का विचार रखा गया था वो क्रिप्स मिशन 1942 के तहत रखा गया था। क्रिप्स मिशन की प्रमुख सिफारिश थी युद्ध के बाद, यानी जो विश्व युद्ध चल रहा था, युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बनाएं। तो क्रिप्स मिशन ने कहा था कि ये युद्ध जैसे समाप्त हो जाएगा उसके बाद भारतीय अपना संविधान बनाए। गांधी जी ने सबसे पहले क्रिप्स मिशन को अनादरित चेक कहा, बाद में पंडित नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक के नाम से जोड़ दिया।
तो क्रिप्स मिशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसके लिए गांधी जी ने इसे क्या कहा, अनादरित चेक, जबकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसे कहा था दिवालिया बैंक। आगे कैबिनेट मिशन 1946, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का उपाय खोजने के लिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ आया, दिल्ली। लॉर्ड एटली जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, किंतु अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता। ये किसने कहा था, लॉर्ड एटली ने। मार्च 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कैबिनेट मिशन जिसके सदस्य थे सर लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर भारत आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, भारत के मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सितंबर 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया। तो 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या थी 5। जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें जो मुस्लिम लीग थी उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5। अंतरिम सरकार में लियाकत अली को वित्त मंत्री का पद सौंपा गया था। तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसमें लियाकत अली को वित्त मंत्री का पद दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश कॉमन सभा में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। तो भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसको कॉमन सभा में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिलने पर यह विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। इसके बाद में ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बन गया। 1947 का अधिनियम ऐसा महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसे ब्रिटिश संसद ने कम समय में पारित कर दिया और ये इतना महत्वपूर्ण था कि ब्रिटिश सरकार ने इसे कम समय में ही पारित कर दिया था। 20 फरवरी 1947 को एटली द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा की गई और 20 फरवरी 1947 को एटली ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा हो गई। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना की घोषणा की गई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। तो भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। इस समय भारत के जो अंतिम सचिव थे वो लॉर्ड लिस्टोवेल थे। तो भारत के अंतिम सचिव कौन थे, लॉर्ड लिस्टोवेल। आगे अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत यानी भारत आजाद होने के बाद 1947 के बाद भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं। तो ऐसा भारत में कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें सर्वाधिक न्यायाधीश कार्यरत हैं। तो वह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय जिसमें सर्वाधिक न्यायाधीश कार्यरत हैं। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो होता है विधान परिषद की। राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं, तो वह 6 राज्यों में। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, कोई नहीं। राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है,
तो राज्यपाल उसका प्रमुख होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री, उपयुक्त सभी। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। तो भारत कब गणतंत्र बना? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। कब किया? 24 जनवरी 1950 को। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? 44वें, 46वें, 42वें या 52वें? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, दोनों को या फिर संसद को? मूल अधिकारों का रक्षक। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को ही मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद 21(1) के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकारों में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, सर्वोच्च न्यायालय में। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा निहित है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करें, पर्यावरण की रक्षा करें, ग्राम पंचायतों का संगठन करें, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करें। तो संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? वह निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करें। संविधान का मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने की जो प्रेरणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है रूस से। मूल कर्तव्यों को शामिल करने की जो प्रेरणा है वो रूस के संविधान से ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 11। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? कारणसीय समिति, कृपलानी, स्वर्णसीय समिति, देवराज आर्ष समिति। मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया?
तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संघ की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये सभी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान विधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम। तो निर्विरोध चुने जाने वाले हैं नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या किसी के द्वारा भी नहीं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इन सभी में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो उसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।